बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग अपना काम जल्दी नहीं समय पर भेजते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे पढ़ाई के प्रति? आपको सीरियस होना है ना पढ़ाई के प्रति, तो जितनी जल्दी हो सके सीरियस होइए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके। अभी से पहले वीडियो में आपको कहाँ तक पढ़ाया था? क्षितिज पुस्तक से हमने काव्य खंड में पाठ 1 कबीर, विसाखियाँ और सबक कराए थे, इसके प्रश्नोत्तर करा दिए थे। और गद्य खंड में हमारा क्या चल रहा था? प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा, ये हमने पढ़ाई थी। और हमने इससे पहले आपसे ये कहा था कि हमें इसका सारांश लिख के आप देंगे, पर अभी तक किसी का भी सारांश लिख के नहीं आया है, और ना ही इसकी जीवनी, प्रेमचंद जी की जीवनी आई है। कुछ बच्चों ने दी है, खैर। तो आज हम करेंगे इसका प्रश्नोत्तर, प्रश्न और अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो पाठ 1 प्रेमचंद द्वारा रचित क्या है? दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, और वो आपको अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है। कांजी हाउस में कैट पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? हाजिरी मतलब अटेंडेंस, जैसे हम आपको अटेंडेंस लेते हैं ना, वैसे ही कांजी हॉल जो था हमने आपको पढ़ाया था। कांजी हॉल जहाँ पे पशुओं को कैद करके रखा जाता था, तो वहाँ पे पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उसके कई कारण थे, जिनमें से एक कारण था कि पशुओं की संख्या उन्हें ठीक ठाक पता चले। ठीक है। कुछ पशु ऐसे थे जो कि उत्पात मचाते थे, उनको उन जानवरों से अलग करने के लिए और पशुओं की सेहत की जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। ठीक है। उनकी संख्या का सही पता लगाने के लिए और उनकी सेहत की जानकारी के लिए। तीसरा, उत्पात मचाने वाले जानवरों को यानी पशुओं को अलग रखने के लिए। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो छोटी बच्ची थी वो किसके घर पर थी? झूरी के घर में या गया के घर में? गया के घर पर छोटी बच्ची थी ना, तो उसको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? क्योंकि वो भी एक अनाथ बच्ची थी और उसकी माँ कैसी थी? सौतेली थी। और मोती और हीरा के साथ जब सौतेला व्यवहार करते हुए देखती तो उसको अपने जैसी ही भावना लगती है। उसको लगता है जैसे मेरे प्रति व्यवहार हो रहा है, वैसे ही हीरा और मोती का के प्रति भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उसको अपनी स्थिति और उन पशुओं की स्थिति एक जैसी लगी, तभी उनको उसके प्रति प्रेम उमड़ आया और वो उनको एक रोटी खाने को रोज देती थी। ठीक है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? जो दोनों बैल थे, कौन? हीरा और मोती, उनके जरिए कौन कौन से नीति विषय उभर कर आए हैं? पहला तो है कि एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। दोनों बैल हमेशा एक साथ रहते थे और एक साथ वो बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे ना। सांड से लड़ाई की थी, उसके बाद कांजी हाउस में सारे पशुओं को उन्होंने भगाया था, है ना। दूसरा ये कि सच्चा मित्र जो होता है वो मुसीबत में हमेशा काम आता है ना। जब मटर के खेत में हीरा पकड़ा गया था तो मोती भी वापस उसके पास आ गया, जबकि वो तो भाग चुका था, लेकिन वो भी उसके पास आ गया था। और तीसरा कि जिनके पास अधिक पैसा है, धनी वर्ग है, उनको क्या करना चाहिए? अन्य वर्गों के साथ क्या करना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। मतलब जितनी हमारी क्षमता है, अगर हमारे पास कुछ भी है, धन है, बल है, कुछ भी है, ज्ञान है, तो हमें वो अन्य वर्गों में बांटना चाहिए। और चौथी बात क्या समझ में आती नीति विषय? कि आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसे हमें लड़ के चाहे क्यों न प्राप्त करनी पड़े, लेकिन हमें करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी? ठीक है। क्यों दे दी? क्योंकि आज़ाद रहना सभी को पसंद है। तो आज़ादी के लिए अगर आपको लड़ाई भी करनी पड़े तो वो करनी चाहिए, जैसे कि हीरा मोती ने किया ना। कांजी हाउस से आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया? सारी दीवारें तोड़ डाली थी, सारे जानवरों को वहां से भगा दिया था। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया था? उन्होंने कहा कि गधे को
मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। गधे को क्या समझा जाता है? मूर्ख का पर्याय। पर्याय मतलब समान अर्थ समझा जाता है। और उन्होंने मूर्ख का प्रयोग नहीं किया। उनका जो गधा है वो एक सीधा और सरल जानवर है। कैसा जानवर है? सीधा और सरल जानवर है। उसको कुछ भी खाने को दे दो तो वो आसानी से खा लेता है। कभी भी उसने विद्रोह नहीं किया। उसके अंदर कभी भी विद्रोह की भावना नहीं है। किसके अंदर? गधे के अंदर। इसलिए वो उसको कैसा जानवर बोला प्रेमचंद जी ने? उन्होंने कहा कि ये जो गधा है वो मूर्ख नहीं है, लेकिन वो मूर्ख का एक पर्याय है। हम आजकल क्या कहते हैं? सीधा व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। ठीक है, मूर्ख नहीं है सीधा व्यक्ति, लेकिन सीधे को आजकल हम मूर्ख कहने लगे हैं। जो भी सीधा है वो मूर्ख है। तो अरे हमारा जो गधा है, गधा भी क्या है? सीधा साधा जानवर है। ना वो कभी लड़ता है किसी से, ना ही वो कुछ ऐसी हरकत करता है कि दूसरे जानवरों को उससे परेशानी हो, और उसको जो भी खाने को दे दो वो आसानी से खा लेता है। ठीक है, उसमें सहनशीलता और सरलता का गुण है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ठीक, जैसा कि हमने पाठ की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हीरा और मोती एक सच्चे दोस्त थे। जब हीरा खाना खाता था तभी वो भी खाना खाता था। दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ दोनों इसमें चारा डाला जाता है, इसमें पशु लोग खाना खाते, हौदी बोलते ना। तो जैसे ही हीरा उसमें मुंह डालता था वैसे ही मोती भी डालता था। दोनों एक साथ मुंह डालते थे उसमें खाने के लिए और एक साथ बाहर निकालते थे। एक साथ ही वो दोनों किसी भी मुसीबत का सामना करते थे। ठीक है, और जब मटर के खेत में क्या हुआ था? मटर के खेत में जब हीरा पकड़ा गया था तो मोती भी वापस आ गया था। ये उनकी दोस्ती की पहचान थी कि उन्होंने बुरे वक्त में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सच्ची दोस्ती की यही पहचान ना कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक ऐसा ही दोनों के बीच में था। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्या था बच्चों? जिस समय की घटना है या जिस समय प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी थी, उस समय जो स्त्री जाति थी यानी कि औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण होता था। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पे रोक, पर्दा प्रथा और उनकी शिक्षा पे बहुत अधिक जोर नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए प्रेमचंद ने औरत जाति के उत्थान के लिए, मतलब उनके विकास के लिए उन्होंने कहा कि औरत जाति पर सींग चलाना मना है, मतलब उन पर अत्याचार करना मना है। और ये बात हमारे देश के समाज के लोग भूल जाते हैं, है ना, कि औरत जाति पे सींग चलाना मना है, अर्थात उन पर अत्याचार करना। जिस तरह से उन पर अत्याचार होते थे कौन कौन से? बाल विवाह, उनका बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था, और अगर कोई जल्दी विवाह हो गया और वो स्त्री विधवा हो गई तो उसका दोबारा विवाह नहीं होता था। औरतों को पर्दे के पीछे रखा जाता था, अर्थात पर्दा प्रथा प्रचलन थी। और क्या था कि उनकी शिक्षा पे बहुत अधिक जोर नहीं दिया था। सिर्फ संपन्न घरों की जो स्त्रियाँ थी वो पढ़ाई करती थी, वो भी घर के अंदर, ठीक, और सामान्य लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए प्रेमचंद ने, जो कि स्त्रियों के प्रति उनकी उदार भावना थी, उन्होंने कहा कि स्त्रियों के साथ ऐसा अत्याचार यानी सींग चलाना का मतलब अत्याचार करना बहुत ही गलत है और अन्यायपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? देखिए बच्चों, जो पशु हैं और किसान दोनों का आपस में एक अटूट संबंध है। अटूट संबंध है क्यों? क्योंकि जो पशु हैं वो किसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। पशु क्या करते हैं? बोझा ढोते हैं, हल चलाते हैं, और क्या करते हैं? बोझा ढोने का काम करते हैं, हल चलाने का काम करते हैं, के साथ साथ वो सवारी का कार्य करते हैं, ठीक है, और गाड़ी खींचने का काम करते हैं। और उससे भी अधिक, जैसे कि गाय भैंस के गोबर से क्या बनते हैं? जैविक खाद बनती है। और जैविक खाद आज के ज़माने में क्या, पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती थी। रासायनिक खाद से ज़्यादा जैविक खाद उनके लिए, किसानों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो पशु क्या थे? किसानों के लिए वरदान थे। और पशु भी क्या थे? पशु के लिए जो उनके मालिक होते थे,
स्वामी जो होते थे वो उनके लिए सब कुछ होते थे और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते थे, मतलब अपनी जान भी देने के लिए पशु तैयार होते अपने मालिक के लिए। तो दोनों के बीच में एक अटूट संबंध पाया जाता था। मतलब जो बच्चे किसान होता था वो अपने जानवरों को किसकी तरह समझता था, बच्चों की तरह। जैसे कि झूरी जो था वो हीरा और मोती को कैसे समझता था, अपने बच्चों की तरह पालता था, अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था, अपने बच्चों की तरह खाना खिलाता था। ठीक वैसे ही जो किसान है, हमारे समाज का जो किसान है वो अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, एक बच्चे की तरह करता है। उनका समय पर पालन पोषण, समय पर खाना, समय पर पीना, उनकी देखभाल करना। तो दोनों में ही अटूट संबंध था। पशु अपने मालिक के प्रति वफादार और मालिक अपने पशु के प्रति कैसा व्यवहार, एक बच्चों की तरह करता था। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों का कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। दोनों को आपसी संबंध कैसा था, उनका आपसी संबंध बड़ा अटूट गहरा संबंध था। और पशु किसान के लिए वरदान थे, तो पशुओं के लिए जो उनका मालिक या उनका जो स्वामी था वो भी किसी पिता के समान था। ठीक है, पिता के समान ही था जो उनकी इतनी देखभाल और परवाह करता था। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, के साथ साथ वो सवारी का कार्य करते हैं, ठीक है, और गाड़ी खींचने का काम करते हैं। और उससे भी अधिक जैसे कि गाय भैंस के गोबर से क्या बनते हैं, जैविक खाद बनती है। और जैविक खाद आज के ज़माने में क्या पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती थी, रासायनिक खाद से ज़्यादा जैविक खाद उनके लिए, किसानों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो पशु क्या थे, किसानों के लिए वरदान थे। और पशु भी क्या थे, पशु के लिए जो उनके मालिक होते थे, स्वामी जो होते थे, वो उनके लिए सब कुछ होते थे और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते थे, मतलब अपनी जान भी देने के लिए पशु तैयार होते अपने मालिक के लिए। तो दोनों के बीच में एक अटूट संबंध पाया जाता था। मतलब जो बच्चे किसान होता था वो अपने जानवरों को किसकी तरह समझता था, बच्चों की तरह। जैसे कि झूरी जो था वो हीरा और मोती को कैसे समझता था, अपने बच्चों की तरह पालता था, अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था, अपने बच्चों की तरह खाना खिलाता था। ठीक वैसे ही जो किसान है, हमारे समाज का जो किसान है वो अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, एक बच्चे की तरह करता है। उनका समय पर पालन पोषण, समय पर खाना, समय पर पीना, उनकी देखभाल करना। तो दोनों में ही अटूट संबंध था। पशु अपने मालिक के प्रति वफादार और मालिक अपने पशु के प्रति कैसा व्यवहार, एक बच्चों की तरह करता था। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों का कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। दोनों को आपसी संबंध कैसा था, उनका आपसी संबंध बड़ा अटूट गहरा संबंध था। और पशु किसान के लिए वरदान थे, तो पशुओं के लिए जो उनका मालिक या उनका जो स्वामी था वो भी किसी पिता के समान था। ठीक है, पिता के समान ही था जो उनकी इतनी देखभाल और परवाह करता था। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है इसका आंसर? नहीं, हम बताते हैं क्या हुआ था। जब कांजी हॉर्स में हीरा और मोती ने सभी जानवरों को क्या किया, आज़ादी दिलाई थी ना। तो पहले उन्होंने बकरी, गाय, भैंस, गधे सबको उन्होंने बाहर कर दिया था। ठीक, उनको आज़ाद कर दिया था, लेकिन वो खुद फंस गए थे उस जगह पर, फंस गए थे ना। उन्होंने सबको तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन अंत में वे दोनों ही फंस गए थे और कांजी हॉर्स के मालिकों ने उनको पकड़ लिया था फिर से। तो उन्होंने क्या कहा, मोती ने क्या कहा कि इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। जितने जानवर उन्होंने बाहर निकाले उनकी तो जान बच गई, वो हमें आशीर्वाद ही देंगे, मतलब वो हमें बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि हमने उनकी जान ही बचाई है। तो जान बचाना, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य। हमारा महान सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा क्या है कि हम दूसरों की रक्षा करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें और बदले में हमें उससे क्या मिलेगा, हमें आशीर्वाद ही मिलेगा। हमें उसके बदले में कभी भी हीन भावना नहीं मिलेगी, ना ही उसके बदले में हमें कोई प्रताड़ित करेगा, ना ही हमें कोसेगा, ना ही हमारे प्रति कोई गलत भावना रखेगा, बल्कि क्या करेगा, अगर वो हमारा भला नहीं करेगा तो हमारा नुकसान भी नहीं करेगा। ठीक है,
अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, भला ही होता है, लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है ना। तो मोती का ये कथन था कि अगर हमने 10 प्राणियों की भी जान बचाई तो वो हमें आशीर्वाद ही देंगे, भले इसके बदले में हमें कितनी भी मुसीबत झेलनी पड़े, हम उस मुसीबत को उनके आशीर्वाद के जरिए पूरा काट लेंगे। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। बच्चों क्या होता है, हम तो अपनी बातों को कह के एक दूसरे से बता लेते हैं, हमें कोई दुख है, हमें कोई तकलीफ है तो हम एक दूसरे से कह लेते हैं, लेकिन जानवरों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की मन की बात को आसानी से समझ जाते हैं कि वो दुखी है, परेशान है, कैसा है। वो कैसे समझते हैं, वो दूसरे की मन की बात को ऐसे ही समझ जाते हैं। उनमें एक शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति है जिसका जो मनुष्य के पास नहीं है। उनको अपनी बात, अपने मन की बात को बोलना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है, तब अगला उस बात को जानता है। लेकिन पशुओं के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो अपनी हर बात को, अपने हर मन की बात को वो दूसरों को बता भी लेते हैं और जानवर उनकी बात को समझ भी लेते हैं, ठीक है। पर मनुष्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। वो जब तक अपनी बात को कहेंगे नहीं, अगला उस बात को नहीं समझ पाता, ठीक। हम कितने भी दुखी हैं, अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो अगला सामने वाला हमें नहीं समझ सकता कि आप उनके अंदर कितना वो है। लेकिन जानवरों में ऐसी शक्ति है कि अगर अगला परेशान है, दुखी है, तो दूसरा जानवर उसको समझ जाएगा। दूसरा इसका, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांति होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, ठीक है। क्या होता है बच्चों, अगर हमें कोई बुरा बोलकर और चिल्लाकर हमें कोई 36 व्यंजन भी परोस दे तो क्या वो खाना हमारे मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन प्रेम से अगर कोई एक रोटी भी हमको खिलाता है तो वो हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है। वो हमारे लिए अमृत के समान होती है वो रोटी, चाहे भले वो एक रोटी है, लेकिन उसने हमें प्रेम से सम्मान के साथ खिलाई। अभी वही हमें बेइज्जत करके, अपमान करके कोई हमें 36 व्यंजन खिलाए तो वो 36 व्यंजन हमारे स्वादिष्ट व्यंजन बेकार है। तो वही कहने का मतलब है कि वो छोटी सी जो लड़की थी वो उनको, हीरा और मोती को एक रोटी दे दी थी। एक रोटी तो उनके किसी भी समझ में नहीं आती, उनके लिए तो उनके मुंह में जीरा थी, लेकिन वो इतने प्रेम से दी गई रोटी थी, इतने उसमें इतनी अच्छी भावनाएं थी उस बच्ची की कि उनको वो भले उनकी भूख नहीं शांत करती थी, लेकिन उनके हृदय में उसके प्रति मतलब प्रेम मिला, उनको उससे सम्मान मिला, ठीक है। और उनको लगा कि किसी ने, कोई तो ऐसा है जो हमारी भावनाओं को समझता है, हमें कुछ मतलब जानवर की तरह नहीं देखता है, हमसे भी वो प्रेम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ऐसा तो नहीं था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, ये भी कारण नहीं था। कहानी के आधार पर वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, ये ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि रास्ते भर हीरा मोती वो क्या करते आए थे, उसको दौड़ाते हुए आए थे। याद है आपको, जब वो लेके जा रहा था अपने घर तो हीरा मोती, कभी हीरा आगे बढ़ रहा था कभी मोती, तो उसको दौड़ाते दौड़ाते मतलब गया को बहुत उन्होंने परेशान किया था। तो वह हीरा मोती व्यवहार से दुखी था, इसीलिए उसने क्या किया था, सूखा भूसा खाने को दिया था, ठीक है। तो कुछ जहाँ पे आप सही का निशान लगा दीजिएगा। अब हम करेंगे भाषा और अध्ययन, ठीक है, भाषा अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 13, 12 और 13 आपको नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे हम आ जाते हैं। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। यहाँ पर ही और भी क्या है, निपात है। निपात का प्रयोग बच्चों तब करते हैं जब किसी भी वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाता है, ठीक है। जब किसी वाक्य में किसी बात पर जोर देना होता है तो हम क्या करते हैं, भी और ही का प्रयोग करते हैं ना। जैसे इसमें क्या है, बस इतना ही काफी है, तो ही क्या है, किसी बात पर जोर दी जा रही है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, भी, ठीक। उसने भी कहा था, ठीक, उसने भी कहा था। ऐसे करके आपको ही और भी से आपको 5 क्या करने हैं, वाक्य बनाने, निपातों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, ये आपको खुद करने हैं। प्रश्न नंबर 14,
रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। बच्चों, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। और उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उन्हीं के आपको भेद बताने हैं। पहला है दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ठीक है, इसमें है आपका संयुक्त वाक्य। वाक्य का कौन सा भेद है? संयुक्त वाक्य है। और उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है। खा, सहसा एक दढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। इसमें वाक्य का भेद कौन सा है? इसमें वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य और उपवाक्य है विशेषण उपवाक्य। वाक्य का भेद क्या है? मिश्र वाक्य और उपवाक्य क्या है? विशेषण उपवाक्य। तीसरा, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। इसमें वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है और इसमें उपवाक्य है, इसमें उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। चौथा, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ये कौन सा वाक्य? ये मिश्र वाक्य है आपका, नहीं ये संयुक्त वाक्य है आपका। और उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। संयुक्त वाक्य मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अगर वो मुझे पकड़ता तो, या तो है तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य आ जाएगा और क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। प्रेमचंद ने अपनी हर रचनाओं में, हर गद्य रचनाओं में उन्होंने क्या किया है कि मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, प्रेमचंद ने अपनी सभी रचनाओं में, कहानियों में क्या किया है? बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है। इस कहानी में 2 बैलों की कथा में भी उन्होंने कई मुहावरों का प्रयोग किया है। इनमें से हमने सिर्फ 5 मुहावरे छांटे हैं। ठीक है। पहला है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है कड़ी प्रतिक्रिया देना या कड़ा जवाब देना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग आपको बनाना है। दूसरा, गम खाना। गम खाना मतलब सहन करना। ठीक है। गम खाना में सहन करना। तीसरा मुहावरा है दांतों पसीना आना। दांतों पसीना आना मतलब दांतों में तो पसीना आता नहीं है। इसका मतलब क्या है? पसीना कब आता है? जब हम कठिन काम करते हैं। ठीक है। तो दांतों पसीना आना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना। चौथा है जान से हाथ होना। जान से हाथ होना मतलब मर जाना। ठीक है। पांचवा मुहावरा आपका 9, 2, 11 होना। कौन सा मुहावरा है? 9, 2, 11 होना। ये तो आप सभी को पता है। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना। इन मुहावरे के अर्थ हमने आपको बता दिए, पर इनका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो कल नहीं, आज ही आपको क्या करना है? सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जैसे जैसे हमने बताए हैं वैसे वैसे ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं। और जो हमने भाषा अध्ययन में दिया है काम, वो आपको पूरा करके और हमें जल्द से जल्द सेंड करना है 2 बजे से पहले। ठीक है। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगली बार हम आपको पढ़ाएंगे काव्यखंड से। ठीक है। काव्यखंड से पढ़ाएंगे तो आपका गद्य खंड में एक लेसन कंप्लीट हो चुका है और ये आपका जल्दी से जल्दी पूरा काम हो जाए। अपनी नई कॉपी में अच्छे से कवर करके, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कवर करके, और जब हम आपकी लाइव क्लास लेंगे हम सबकी कॉपी देखेंगे। ठीक है। लाइव क्लास में हमें सबकी कॉपी देखनी है, कवर होनी चाहिए, जैसे भी हमने बताया था इंडेक्स पूरा होना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं आपकी कॉपी जरूर देखूंगी। ओके। और सभी बच्चों को लाइव क्लास अटेंड करनी है। ठीक। ओके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कवि ललित वाक्य के साथ, यानी कि काव्यखंड के साथ। ओके। बाय बाय।